सभी लोगों का स्वागत है सीएल कैरियर एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। आइए हम पढ़ेंगे आज के करंट अफेयर्स के बारे में। शानदार तरीके से होगा, इसकी पूरी स्टैटिक जीके इसके साथ रहेगी और आप लोग इसको नोट करिए। इसके साथ पूरे स्टैटिक जीके और इससे संबंधित जो भी 2-4 प्रश्न होंगे सब इसके साथ आप लोग नोट करिए और पढ़िए। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, किस राज्य में महान स्वतंत्रता सेनानी है ना अल्लूरी सीताराम राजू के 125वीं जयंती समारोह का आयोजन के साथ 30 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री ने किया है ना। इसका नाम हो जाएगा अल्लूरी सीताराम राजू के 125वीं जयंती समारोह के आयोजन के साथ 30 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है ना। तो यह किया गया है आंध्र प्रदेश में। इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के भीलावरम में किया गया है। ये आपको याद रखना है। 30 फीट ऊंची प्रतिमा है, अल्लूरी सीताराम राजू है ना। ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे और ये स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने रंपा विद्रोह का नेतृत्व किया था 1922 में। रंपा विद्रोह का नेतृत्व किया था है ना। इन्होंने इनके नेतृत्व में रंपा विद्रोह कब 1922 में हुआ था। पूर्वी घाट क्षेत्रों में कहां हुआ था? पूर्वी घाट क्षेत्र, जो आंध्र प्रदेश का ये जो क्षेत्र आता है पूर्वी घाट क्षेत्रों में है ना। ये याद रखना है, पूर्वी घाट क्षेत्रों में। एक बेहद महत्वपूर्ण अब इतिहास से भी जुड़ी हुई करंट अफेयर्स है, आप इसको याद रखिएगा है ना। 30 फीट ऊंची प्रतिमा जो है अनावरण किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसका उद्घाटन हो गया है जो स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू। अब एक दो और बातें जान लीजिए। जो है हैदराबाद में स्टैचू ऑफ इक्वालिटी ये जो है 216 फीट ऊंची प्रतिमा है और ये किसकी है? रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। रामानुजाचार्य की प्रतिमा है, हैदराबाद में स्टैचू ऑफ इक्वालिटी के नाम से जाना जाएगी। 216 फीट ये ऊंची प्रतिमा है, तो ये याद रखेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे स्टैचू ऑफ नॉलेज जो महाराष्ट्र में लातूर में स्टैचू ऑफ नॉलेज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो है एक प्रतिमा है जो 70 फीट ऊंची है। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का भी ध्यान रखेंगे। इस तरीके से बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न जो बन रहे हैं। स्टैचू ऑफ वननेस का भी जो है उद्घाटन 4 जुलाई को अभी कर दिया गया है। स्टैचू ऑफ वननेस का तो ये ध्यान रखेंगे, इसकी ऊंचाई जो है 108 फीट है, 108 फीट का है ना स्टैचू ऑफ वननेस। तो ये चीज याद रखेंगे इस तरीके से जो है। और स्टैचू ऑफ जो है इक्वालिटी तो है ही, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी तो है ही, ते भी आप लोग याद रखेंगे। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। वननेस जो है ये मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में इसकी स्थापना जो है की गई है, उद्घाटन किया गया है वननेस का। चलिए आगे अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में INS सतपुड़ा RP8I है ना और P8I LRM RASW विमान कहां आयोजित हो रहे हैं? रिम पैक अभ्यास के हार्बर चरण मतलब पर्ल हार्बर, इसको बोलेंगे पर्ल हार्बर है ना में हिस्सा ले रहे हैं। तो पर्ल हार्बर में हिस्सा ले रहे हैं, कहां होगा? अमेरिका का पर्ल हार्बर में, याद रखेंगे अमेरिका का पर्ल हार्बर में हिस्सा ले रहे हैं भारत के 2 विमान। एक तो INS जो है सतपुड़ा, ये भारत के पनडुब्बी है, और एक युद्धपोत है जो यहां पे जाएंगे अमेरिका। ये सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास है, अमेरिका का पर्ल हार्बर में हो रहा है और इसमें 28 देश भाग ले रहे हैं। 28 देश भाग ले रहे हैं। अमेरिका के पर्ल हार्बर उसका बंदरगाह भी है, वहां पर हो रहा है। तो ये चीजें ध्यान रखेंगे, बेहद महत्वपूर्ण बात है
है ना, अमेरिका इज द राइट आंसर। बहुत बड़ा नौसैनिक अभ्यास है और अमेरिका के सभी दोस्त देश इसमें शामिल हो रहे हैं और इस अभ्यास में भाग लिए हैं। तो महत्वपूर्ण होगा, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। यहाँ के राष्ट्रपति जो बाइडेन है, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है ना। यह अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी उसका नाम है नासा, 1958 में बनी थी। उसका लॉन्च पैड फ्लोरिडा में है। इसकी सबसे बड़ी, उत्तरी अमेरिका की भी कहें सबसे बड़ी नदी है कौन सी, तो उसको बोलते हैं मिसिसिपी नदी। मिसिसिपी मिसौरी के नाम से भी जाना जाता है अमेरिका। अमेरिका में ही है दुनिया का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील, क्या नाम है उसका, सुपीरियर झील। बोलो मत। चलिए अगला जो है, केंद्र सरकार ने निम्न में से किसके निजी इस्तेमाल पर रोक लगा दी। किसके निजी इस्तेमाल पर रोक लगाई है, तो जैमर और बूस्टर और रिपीटर, साथ साथ जैमर, बूस्टर और रिपीटर, रिपीटर्स के निजी इस्तेमाल पर रोक लगा दी, है ना। ये जैमर बूस्टर अब कोई निजी तौर पे इस्तेमाल नहीं कर पाएगा और इसके लिए केवल सार्वजनिक जगहों पर, सार्वजनिक चीजों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। अब जो है जैमर, बूस्टर और रिपीटर्स के निजी बिक्री, खरीद या आप एक इसको कह सकते हैं आयात निर्यात, वितरण, इन सब पर रोक लगा दिया गया है। तो केंद्र सरकार के द्वारा रोक लगाया जाए। केंद्र में जो नरेंद्र मोदी सरकार है उन्होंने निर्णय लिया है कि निजी तौर पर इस्तेमाल जो हो रहे हैं जैमर, बूस्टर, रिपीटर्स, इन पर रोक लगा दिया जाए। तो इन पर अब रोक लगा दिया जाए, निजी इस्तेमाल नहीं होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखिए, विश्व बैंक की ग्लोबल फाइंडेक्स 2021 रिपोर्ट के अनुसार भारत के कितने औपचारिक बैंकिंग की पहुंच से दूर हैं। भारत के कितने लोग औपचारिक, है ना, रिपोर्ट के अनुसार भारत के कितने लोग या कितने व्यक्ति यहां हो जाएगा, है ना, औपचारिक बैंकिंग पहुंच से दूर है। औपचारिक बैंकिंग पहुंच से दूर है, बैंकिंग पहुंच से, है ना, दूर है। तो इसका हो जाएगा 130 मिलियन। 130 मिलियन लोग क्या है, औपचारिक बैंकिंग पहुंच से दूर है। लेकिन यह भी बताया गया इस रिपोर्ट में जो विश्व बैंक ने जारी किया है, इसमें उन्होंने बताया है कि 2011 से 2021 के बीच 76% लोग, 2011 से 21 के बीच, है ना, 2011 से 21 के बीच पूरी दुनिया में, इसका क्या होगा, पूरी दुनिया में 11 से 21, 2011 से 21 के बीच 76% लोगों के पास बैंकिंग सुविधाएं या किसी न किसी वित्तीय संस्थान से जुड़े हुए हैं, 76%। जबकि 2011 में था 51% था, अब बढ़कर हो गया 76%। लगभग 50% की 2011 की तुलना में इसकी बढ़ोतरी हो गई है। और दुनिया में 130 मिलियन और पूरी दुनिया में 2.2 बिलियन, है ना, लोगों के पास, ये सीधा बिलियन, है ना। तो इतने लोगों के पास क्या है, पूरे तरीके से बैंकिंग सुविधा, कनेक्टिविटी है। भारत उन 7 देशों में आता है जहां पर लोग बैंकिंग सुविधा से कनेक्ट हो रहे हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी बिल्कुल सही जवाब होगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए जारी राज्यों की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है ना। देखो, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब आया था भाई, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, NFSA। कार्यान्वयन जब इसका किया जा रहा है तो राज्यों की सूची में कौन सबसे ऊपर है, कौन शीर्ष पर है, यह बताना है। तो इसका उत्तर है उड़ीसा। उड़ीसा इसके कार्यान्वयन में शीर्ष स्थान रखता है। उड़ीसा इसके कार्यान्वयन में शीर्ष स्थान रखता है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने, है ना, नवीन पटनायक ने इस पर संतोष व्यक्त करते हुए और इसका धन्यवाद दिया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए उड़ीसा शीर्ष पर, इसके बाद उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश का स्थान आता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उड़ीसा 1 नंबर, उसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का स्थान दूसरा है और आंध्र प्रदेश का स्थान तीसरा है।
आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का स्थान जो है इसमें तीसरा है। तो 3 शीर्ष राज्य हैं जहां पर फूड सिक्योरिटी सुरक्षा अधिनियम का सही कार्यान्वयन हुआ है। केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने स्टेट रैंकिंग इंडेक्स 2022 जारी किया। यह स्टेट रैंकिंग इंडेक्स ये जारी किसने किया है? यह जारी किसने किया है? तो पीयूष गोयल ने, पीयूष गोयल है ना, ने इंडेक्स जारी किया है। तो इसमें यह बताया गया है 3 सर्वोच्च राज्य जो अच्छे कार्यान्वयन के लिए जाने जा रहे हैं, आप लोगों को याद रखना है। विशेष श्रेणी के राज्यों में त्रिपुरा ने पहला स्थान हासिल किया है और दूसरे तीसरा स्थान पर हिमाचल और सिक्किम है। विशेष श्रेणी के राज्यों की अगर हम बात करें तब की बात करेंगे, तो चलिए ये याद रखिएगा। पीयूष गोयल जो भारत में कौन से मंत्रालय के मंत्री हैं? ये इनके पास कौन सा? केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री, केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्री पीयूष गोयल ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम की स्टेट रैंकिंग इंडेक्स जारी की है, जिसमें पहला स्थान उड़ीसा को मिला है, दूसरा उत्तर प्रदेश और तीसरा आंध्र प्रदेश को दिया गया है। तो ये बातें आप याद रखेंगे, परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हाल ही में गांधीवादी विचारक एवं स्वतंत्रता सेनानी पी गोपीनाथ नायर का निधन हो गया है ना। वह किस राज्य से थे? पी गोपीनाथ नायर, यह किस राज्य से थे? यह बताना है कि यह किस राज्य से थे। पी गोपीनाथ नायर है ना, तो इसका उत्तर हो जाएगा केरल। केरल इज द राइट आंसर है ना। ये गांधीवादी विचारक थे और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। पी गोपीनाथ नायर गांधी जी के विचारों से काफी प्रभावित थे है ना, तो इसका उत्तर हो जाएगा केरल। केरल की राजधानी कहां है? केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री विजयन है ना, पिनराई विजयन, और यहाँ के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। लिंगानुपात और साक्षरता में दोनों में 2011 की जनगणना के अनुसार नंबर 1 पर केरल आता है। केरल के तट को मालाबार तट के नाम से जाना जाता है ना, और इलायची की पहाड़ियां केरल में ही हैं। पेरियार इसकी सबसे प्रमुख नदी है जो अरब खाड़ी सागर में, अरब सागर में गिरती है। 2021 में भारत में अपनी पशु प्रजातियों की सूची में कितनी नई जीव प्रजातियों को शामिल किया गया है? तो भारत जो है 2021 में क्या किया है, अपनी पशु प्रजातियों की जो सूची है उसमें कितनी नई प्रजातियों को शामिल किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, 540 प्रजातियों को शामिल किया गया है। इसमें 540 नई प्रजातियों को इसमें शामिल किया गया है, ये याद रखना है आप लोगों को। भारत के जीव डेटाबेस में 540 नई प्रजातियां जो है शामिल कर ली गई हैं। अब इन प्रजातियों की कुल संख्या हो गई है 1,03,258 कुल, 1,03,000 है ना, 1,03,258। अब देश की कुल प्रजातियों की संख्या कितनी हो गई है? 1,03,258 हो गई है बढ़ते हुए। भारत में जानवरों की प्रजातियों की कुल संख्या है ना। इस तरीके से ध्यान रखेंगे, जिसमें क्या है 2021 में भारतीय वनस्पतियों में 315 वनस्पतियों की 2021 में 315 जोड़े गए, जिससे देश में फूलों की कुल प्रजातियां 55,048 हो गई है ना। तो इस तरीके से ध्यान रखेंगे, ये सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है, पशु प्रजातियों में कितना जोड़ा गया? 540 नहीं, कुल 1,03,258 हो गई है। किसने 2022 का ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स खिताब जीता है? जो रेसिंग का खिताब होता है, किसने जीता है? ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है। तो यह जीता है कार्लोस सेंज ने। यह बिल्कुल सही जवाब होगा, कार्लोस सेंज के द्वारा जीता गया है ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स का खिताब। अपनी पहली फार्मूला 1 रेस इन्होंने दर्ज किया है। इसने रेड बुल ड्राइवर सर्जियो पेरेज और मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन दोनों से आगे निकलकर दोनों को हराया। कार्लोस सेंज
2022 का इनका ये पहला इस साल का पहला ग्रैंड प्रिक्स है। इसको पूरा नाम ग्रैंड प्रिक्स, पहला ग्रैंड प्रिक्स खिताब है इस साल का। किसका? कार्लोस सेंज का। और ये कौन सी गाड़ी चलाते हैं? फेरारी। कौन सी गाड़ी चलाते हैं ये कार्लोस सेंज? फेरारी चलाते हैं, फेरारी। तो याद रखेंगे आप लोग, फेरारी कार चलाते हैं कार्लोस सेंज। इनका पहला ग्रैंड प्रिक्स है। और ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स एक महत्वपूर्ण जो है रेसिंग प्रतियोगिता है जिसको आप याद रखेंगे, कार्लोस सेंज। राज्यों के स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन है? शीर्ष प्रदर्शन करने वाले स्टार्टअप रैंकिंग में, है ना। तो शीर्ष प्रदर्शन स्टार्टअप रैंकिंग क्या है? स्टार्टअप किस राज्य में स्टार्टअप की संख्या कितनी रही, कैसी रही, उसमें रैंकिंग दी गई है। तो ये तीनों ही शीर्ष रैंकिंग में रहे हैं, तीनों ही। इसका उत्तर हो जाएगा डी, ये सभी। ध्यान रखिएगा, स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में ये केरल, महाराष्ट्र, तेलंगाना ये शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने यह जारी किया है। किसके द्वारा जारी किया गया है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, है ना, पीयूष गोयल के द्वारा। पीयूष गोयल द्वारा जो है यह रैंकिंग जारी की गई है। ये खाद्य आपूर्ति उपभोक्ता मामले मंत्री भी हैं पीयूष गोयल। तो केरल, महाराष्ट्र, तेलंगाना ये जो है शीर्ष रैंकिंग वाले राज्य हैं। इसके अलावा ओडिशा और जम्मू कश्मीर भी इसमें शामिल है। शीर्ष रैंकिंग में ओडिशा और जम्मू कश्मीर भी शामिल है। जम्मू कश्मीर भी शामिल है। शीर्ष राज्यों में कौन कौन राज्य हो गए? 5 ही होंगे शीर्ष राज्यों में, केरल, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा और जम्मू कश्मीर। ये शीर्ष राज्य हैं स्टार्टअप रैंकिंग में। नेतृत्वकर्ता राज्य में अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा शीर्ष प्रदर्शन करने वाले रैंकिंग वाले राज्यों को ही पूछा जाएगा। लेकिन अगर हम नेतृत्वकर्ता जिन्होंने अच्छा नेतृत्व किया है, उसमें उत्तर प्रदेश, पंजाब व उत्तराखंड के अलावा तमिलनाडु, अंडमान निकोबार, आइसलैंड और अरुणाचल प्रदेश और गोवा शामिल हैं। आकांक्षी नेतृत्वकर्ता में छत्तीसगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, चंडीगढ़, पुडुचेरी और नागालैंड हैं। और उभरते स्टार्टअप परिवेश वाले राज्य में आंध्र प्रदेश, बिहार, मिजोरम, लद्दाख शामिल हैं। तो इस तरीके से इनकी स्टार्टअप रैंकिंग ध्यान रखेंगे। कौन जारी किया है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा। इनके मंत्री पीयूष गोयल ने यह जारी किया था, जिसमें ये शीर्ष राज्य हैं। ALH स्क्वाड्रन INS 324 को कहां आयोजित कार्यक्रम में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? कहां भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो विशाखापत्तनम। इसका उत्तर हो जाएगा विशाखापट्टनम में। ये एक नया स्क्वाड्रन है ना, ALH, है ना। ये स्क्वाड्रन जिनको INS 324 कहा जा रहा है ना, ये विशाखापट्टनम में कार्यक्रम हुआ था। यहां पर इसको जल में उतारा गया है। तो आप ध्यान रखेंगे विशाखापट्टनम। और ये किसमें है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में है ना। तो आंध्र प्रदेश तट पर विशाखापट्टनम में इसको उतारा गया, स्क्वाड्रन को इसमें शामिल कर लिया गया, भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है। विशाखापट्टनम इज द राइट आंसर। ध्यान रखिएगा, INS 324 को शामिल कर लिया गया है। भारतीय सेना के अत्याधुनिक शस्त्र पिनाका मार्क 1 का सफल परीक्षण कहां किया गया है? भारतीय सेना के अत्याधुनिक शस्त्र पिनाका मार्क 1 का सफल परीक्षण कहां किया गया है? पोखरण, राजस्थान या चित्रदुर्ग कर्नाटक, चांदीपुर उड़ीसा, मेरठ उत्तर प्रदेश। कहां किया गया? आप देखो, शस्त्र पिनाका मार्क 1 अत्याधुनिक शस्त्र है, पोखरण राजस्थान में किया गया। इसका सही उत्तर है ए, पोखरण राजस्थान में किया गया। पिनाका मार्क 1 का सफल परीक्षण किया गया है। यह किस प्रकार का जो है अत्याधुनिक शस्त्र है?
जो भारतीय सेना के आधुनिक शस्त्र पिनाका मार्क 1 को, ये रॉकेट प्रणाली का युद्ध निर्माणी है ना, जो भारतीय सेना को कहा जा रहा है कि नई ताकत देगी, है ना। और इसकी मारक क्षमता जो है 38 से बढ़ाकर 45 किलोमीटर कर दी गई है। अब इसकी मारक क्षमता जो है 45 किलोमीटर का, 38 था पहले, अब इसकी मारक क्षमता कितनी हो गई है? 45 किलोमीटर। साथ ही रॉकेट के लिए बारूद तैयार करने की अवधि 60 से घटाकर 35 दिन कर दी गई है। जल्दी से बारूद तैयार कर दे, है ना। तो इसका पोखरण फील्ड के फायरिंग रेंज में किया गया। तो ध्यान रखेंगे, यहां पर आयुध जो अस्त्र शस्त्र निर्माण होते हैं उसमें रॉकेट, बंदूक, टैंक आदि गोला बारूद का निर्माण यह किया जाता है। इसका सफल परीक्षण पोखरण में किया गया है। ये याद रखेंगे, आधुनिक शस्त्र पिनाका मार्क 1। इलोर्डा कप मुक्केबाजी टूर्नामेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता है? इलोर्डा कप मुक्केबाजी टूर्नामेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता है? इसका उत्तर हो जाएगा अल्फिया पठान। देखो, इलोर्डा कप मुक्केबाजी टूर्नामेंट जो अभी हुआ है, हाल ही में हुआ है, इस यहां पर अल्फिया पठान ने यहां पर क्या किया है? स्वर्ण पदक जीता है। तो अगर हम बात करें कि कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान में आयोजित, कहां आयोजित हुआ था? कजाकिस्तान की राजधानी। आयोजन कहां हुआ? आयोजन कजाकिस्तान, कजाकिस्तान की राजधानी में। कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान, है ना। कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? नूर सुल्तान। यहां पर इसका आयोजन हुआ, है ना। यहां पर इसका आयोजन हुआ है। इलोर्डा कप मुक्केबाजी टूर्नामेंट का पहला संस्करण, है ना। युवा विश्व चैंपियन अल्फिया पठान और गीतिका ने, दो लोगों ने स्वर्ण पदक जीता। अल्फिया पठान और गीतिका, तो इनके साथ आप जोड़ देंगे प्लस गीतिका ने। अल्फिया पठान और गीतिका ने स्वर्ण पदक जीता है, दोनों ने ही स्वर्ण पदक जीता है। युवा जो है चैंपियन है। इसके अलावा भारत की कलाई वानी श्रीनिवासन और जमुना बोरो ने रजत पदक जीता। कलाई श्रीनिवासन, ये देखो, और जमुना बोरो, मतलब बी और सी ने इसमें रजत पदक जीता। इसमें जो जमुना बोरो और कलाई श्रीनिवासन ने क्या जीता? रजत पदक जीता। जबकि स्वर्ण पदक किसने जीता? अल्फिया पठान और गीतिका ने इसमें स्वर्ण पदक जीता है। ये एक बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न, आप ध्यान दीजिएगा। भारतीय दल ने इस टूर्नामेंट के पहले संस्करण में 2 स्वर्ण, 2 रजत व 10 कांस्य सहित 14 पदकों के साथ, है ना, अपने अभियान को समाप्त किया। तो भारतीय अभियान में इसमें कितने पदक जीते? 2 गोल्ड, 2 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। कुल 14 पदक के साथ अपना अभियान समाप्त किया। तो याद रखिएगा, ये भी भारतीय टीम ने 2 गोल्ड, 2 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज, टोटल 14 पदक के साथ कजाकिस्तान में जो आयोजित हुआ उसको जीता। अंतरराष्ट्रीय T20 में 2000 रन और 100 विकेट पूरे करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का जो T20 प्रारूप है, जो 20 ओवरों का मैच होता है, उसमें 2000 रन और 100 विकेट, ये कोई ऑलराउंडर खिलाड़ी ही करेगा जो रन भी बनाएगा और विकेट भी लेगा। तो हार्दिक पांड्या भी हैं, ड्वेन ब्रेवो भी हैं, जसप्रीत बुमराह तो गेंदबाज हैं, साकिब, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, साकिबुल हसन। साकिबुल हसन ने T20 क्रिकेट का जो प्रारूप है उसमें 2000 रन भी बनाया और 100 विकेट भी इन्होंने पूरे किए हैं। इस तरह ये पहले खिलाड़ी बने हैं जो T20 में 2000 रन के साथ साथ 100 विकेट भी पूरे किए हैं। तो ये भी याद रखिएगा। अभी जसप्रीत बुमराह से एक प्रश्न आया था, जो इंग्लैंड के खिलाफ कप्तानी करते हुए इनको कप्तान बनाया था 5वां और अंतिम टेस्ट में। इन्होंने एक ही ओवर में, वो भी उसी के खिलाफ जिस पर 6 छक्के लगे थे, है ना, ब्रॉड के खिलाफ, तो इन्होंने 29 रन बनाए। टोटल उसमें 35 रन बने थे, जिसमें 6 रन एक्स्ट्रा थे वैसे। लेकिन जसप्रीत बुमराह ने 29 रन बनाकर और ब्रायन लारा का रिकॉर्ड तोड़ा था। तो ये याद रखिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा साकिबुल हसन। ये बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं, बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं साकिबुल हसन, है ना। बांग्लादेश के बहुत ही प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं और शानदार ऑलराउंडर। इनका नाम जो है बहुत जो है ऑलराउंडरों की लिस्ट में आता है।
तो ध्यान रखिएगा साकिब अल हसन 2000 रन प्लस 100 विकेट लेने का इनका पहले खिलाड़ी बने। मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? तो मिस इंडिया 2022 का खिताब शीना शेट्टी ने जीता है। शीना शेट्टी ने मिस इंडिया 2022 का खिताब इन्होंने जीत लिया है। कर्नाटक की शीना शेट्टी, ये कहां की है? कर्नाटक के शीना शेट्टी कर्नाटक की है। शीना शेट्टी जो है वो कर्नाटक के हैं, ये भी याद रखेंगे। अभी 3 जुलाई को मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में यह आयोजित हुआ था। कहां हुआ था? मुंबई में, मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर, वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर, जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजन हुआ जहां पर इन्होंने क्या किया? शीनी शेट्टी जो कर्नाटक के हैं, इन्होंने मिस इंडिया 2022 बनी हैं। 2022 का ग्रैंड फिनाले आयोजित किया गया था। राजस्थान की रूबल शेखावत को फर्स्ट रनर अप और उत्तर प्रदेश की सीनाता चौहान को सेकंड रनर अप का ताज पहनाया गया। फर्स्ट रनर अप का मतलब होता है प्रथम विजेता, फर्स्ट रनर अप मतलब प्रथम उप विजेता। ये राजस्थान के हैं और इनका नाम है रूबल शेखावत। रूबल शेखावत, और ये कहां से है? राजस्थान से है ना, ये याद रखेंगे ये। और सेकंड रनर अप जो है उत्तर प्रदेश की है, उत्तर प्रदेश की, इनका नाम है सीनाता चौहान। सीनाता चौहान, तो ये याद रखेंगे आप लोग। सीनाता चौहान ये है यूपी से, उत्तर प्रदेश से हैं। तो पहली उपविजेता रूबल शेखावत राजस्थान से है, दूसरी उपविजेता सीनाता चौहान उत्तर प्रदेश से है, और विजेता है शीनी शेट्टी कर्नाटक से। मुंबई में आयोजन हुआ था, जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में इसका आयोजन किया गया था। क्या? मिस इंडिया 2022 ग्रैंड फिनाले, है ना, जिसमें ये विजेता रही हैं। हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? महाराष्ट्र विधानसभा के नए अध्यक्ष, तो हाल देखिएगा महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र में जो नई सरकार बनी है और वहां के मुख्यमंत्री बने हैं एकनाथ शिंदे, और उप मुख्यमंत्री बने हैं नाना फडणवीस। ये मुख्यमंत्री हैं और नाना फडणवीस उप मुख्यमंत्री हैं। तो पहले जो वहां के विधानसभा के जो स्पीकर थे नाना पटोले, इनके बाद अब बन गए हैं राहुल नार्वेकर। तो महाराष्ट्र विधानसभा के नए अध्यक्ष जो बने हैं राहुल नार्वेकर बने हैं। किसकी जगह बने हैं? नाना पटोले का। इनका पहले से पद खाली था, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र विधानसभा में ये बन गए महाराष्ट्र में सीएम, ये बन गए वाइस सीएम, है ना, और ये बन गए राहुल नार्वेकर महाराष्ट्र विधानसभा के जो अध्यक्ष या स्पीकर कह लीजिए। इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। वहां पर सत्ता परिवर्तन हो गया है, सरकार बदल गई। उद्धव ठाकरे ने त्याग पत्र दे दिया था, सरकार चली गई थी। महाराष्ट्र के बारे में जानिए, महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, और यहां पर सीएम उप सीएम का नाम पता चली गया। और भगत सिंह कोश्यारी वहां के राज्यपाल है, यह भी आपको याद रखना है। मुंबई में जो है एक संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, आप याद रखिएगा, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, है ना, ये भी आपको याद रखना, बेहद महत्वपूर्ण है। नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, एक टाइगर रिजर्व भी है, पेंच टाइगर रिजर्व, है ना, जो मध्य प्रदेश से लगा हुआ है। तो ये महाराष्ट्र के लिए याद रखेंगे। महाराष्ट्र में जगह कोल्हापुर का चप्पल को जीआई टैग मिला हुआ है। कोल्हापुरी चप्पल को, चप्पल पैरों में पहनने वाले चप्पल को जीआई टैग मिला हुआ है, कोल्हापुरी चप्पल। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जीआई टैग वो होता है जब किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में किसी वस्तु की
जो पहचान होती है उसी को कहा जाता है भौगोलिक संकेतक। जैसे कि बहुत सारे जगहों पर कोई चीज या कोई सामान जो होता है वो वहां के लिए विशेष प्रसिद्ध होता है, जिसकी वजह से उसका नाम होता है, उसी को वहां के भौगोलिक संकेतक के रूप में उसको डिनोट कर दिया जाता है। उस वस्तु को उसी को बोला जाता है जीआई टैग वाली वस्तुएं। और उसका जो है ऐसा करने से उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, उस कार्य में लगे हुए वस्तुओं व्यक्तियों का भी इनकम बढ़ जाता है और राष्ट्रीय लेवल पर अंतरराष्ट्रीय लेवल पर उसकी पहचान बन जाती है। तो इसीलिए जीआई टैग दिया जाता है। तो चलिए आज के लिए सारे प्रश्न आप लोग पढ़िएगा, इसके साथ इसके स्टैटिक जीके के फैक्ट भी आप लोग याद रखिएगा। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।